नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय पाठ 5 में विद्यार्थी मित्रों लास्ट वीडियो में हम गरीबी की चर्चा कर रहे थे और जिसमें हमने गरीबी के स्वरूप की चर्चा की और निरपेक्ष गरीबी का पॉइंट पूरा हो गया था। और उसी निरपेक्ष गरीबी के अंदर भारत में निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण और सापेक्ष गरीबी की चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, भारत में निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण जो है यहाँ पर दिया है NSSO, नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, के 68वें राउंड में प्रति संयुक्त परिवार खर्च के आंकड़ों का उपयोग करके तेंदुलकर समिति के अनुमान के अनुसार भारत में, अब देखो ये जो तेंदुलकर समिति है इनके अनुमान के अनुसार भारत में जो गरीबी का प्रमाण है ये देखिए प्रतिशत में यहाँ पर दिया गया है। अब इसे कैसे हमें विश्लेषण के आधार पर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने तालिका बनाया है और इस तालिका को आपको ध्यान में रखना है। भारत में गरीबी का प्रमाण प्रतिशत में, यहाँ पर तालिका के अंदर आप देखिए गरीबी 2004-05 प्रतिशत में, 2011-12 प्रतिशत में। तो यहाँ पर एक पहला नंबर पे आप देख पा रहे हैं ग्रामीण गरीबी क्षेत्र, और दूसरा है शहरी क्षेत्र, और तीसरा है ये भारत की कुल आबादी टोटल समस्त। तो अब अगर आप बोर्ड की एग्जाम में इस तरह से तालिका अगर आप बना देते हैं तो विद्यार्थी मित्रों आपको फिर इसकी विश्लेषण करने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समझदार टीचर के लिए इतना ही काफ़ी है कि विद्यार्थी होशियार है, उसने तालिका बना दिया और यही चीज़ आप क्या करोगे, विश्लेषण भी करोगे, लाइन टू लाइन लिखोगे, ठीक है। तो इस तरह से कोष्टक अगर आप बनाते हो तो ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। हम आगे बढ़ते हैं कि 2004-05 में ग्रामीण क्षेत्र की जो गरीबी थी वह 41.8% थी। कितना थी? 41.8%, जबकि 2011-12 में 25.7% बढ़कर हो गई। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पे शहरी क्षेत्र की हम बात करने जा रहे हैं। 2004-05 में शहरी क्षेत्र में जो गरीबी है वह 25.7% थी, जो 2011-12 में घटकर 13.7% हो गई, ठीक है। तो अब देखिए जब 2004-05 की हम बात कर रहे थे तो ग्रामीण क्षेत्र में भी 41.8 और शहरी क्षेत्र में भी 25.7, लेकिन जब समय बदला, आधुनिक युग आया, लोगों को रोजगार मिला, काम मिले, आय बढ़ी, खर्च बढ़ा, तो ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थी मित्रों क्या देखने को मिला कि यहाँ पर गरीबी की मात्रा देखो कम हो गई। 2011-12 में यहाँ पर 25.7% ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी देखने को मिलती है और शहरी क्षेत्र में 13.7%। यहाँ पे आपने देखा कि कम देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से 2004-05 में कुल भारत की बात कर रहे हैं कि समस्त भारत की आबादी में जो गरीबी था वह 37.2% था और 2011-12 में घटकर 21.9% देखने को मिला। तो यहाँ पर आपने जो अंतर देखा 2004-05 और 2011-12 में, ये अंतर ये आपको समझ में खुद आ रहा होगा कि जैसे जैसे समय बदला, आधुनिक टेक्नोलॉजी आई, देश का विकास हुआ और देश के लोगों को रोजगार मिला, एक स्थान से दूसरे स्थान पे आवागमन हुआ, भौगोलिक स्थानांतरण हुआ, शहरीकरण देखने को मिला, इस तरह से लोगों को रोजगार मिले, आय बढ़ी और उनकी गरीबी क्या हुई, धीरे धीरे कम हुई, ठीक है। तो इस तरह से गरीबी जो थी वह हमने गरीबी के आंकड़े यहाँ पर देखे। अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों में निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण, भारत के विभिन्न राज्यों में निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण कितना था। यहाँ पे अब आपको कुछ चित्र जैसा दिखाई देगा। तो अब इसके अंदर देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भारत के अंदर निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत प्रतिशत और राज्य कौन कौन से आते हैं वह यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 10% से कम, ठीक है, 10 से 20%, 20 से 30% और 30 से 40% के बीच में हमें भारत के अंदर गरीबी की मात्रा देखनी है। तो सबसे पहले हम 10% से कम वाले राज्यों की चर्चा करेंगे। तो जो भारत के विभिन्न राज्यों में निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण 10% से कम हो, ऐसे में गोवा,
केरल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश, ऐसे राज्य आते हैं। ठीक है, 10% से कम गरीबी वाले राज्य गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश देखने को मिले। अब इसमें भी विद्यार्थी मित्रों, ये जो गोवा है यह सबसे कम गरीबी वाला राज्य है। ठीक है, कितना? 5.09, कितना? 5.09% इसमें गरीबी देखने को मिलती है। बाकी जो राज्य हैं केरल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश, इससे ज़्यादा गरीबी की मात्रा देखने को मिलती है। अब हम देख रहे हैं 10 से 20% गरीबी वाले जो राज्य इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जम्मू कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय। तो ये जो राज्य आते हैं 10 से 20% गरीबी वाले राज्य यहाँ पर दर्शाए गए हैं। इसके अलावा विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर देखिए 20 से 30% गरीबी वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो आप देख पा रहे हैं पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। ठीक है, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, ये जो राज्य हैं यह 20 से 30% की गरीबी के अंदर आते हैं। अब हम देखेंगे 30 से 40% गरीबी वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश, आसाम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ठीक है, झारखंड और छत्तीसगढ़। कौन? छत्तीसगढ़। तो विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि हमने देखा भारत के विभिन्न राज्यों में सबसे कम गरीबी 5.09 के साथ गोवा का नाम आता है। गोवा राज्य है, सबसे कम गरीबी देखने को मिलता है। तो उसी तरीके से सबसे अधिक गरीबी का प्रमाण 39.93, कितना? देखिए यहाँ पर लिख रहा हूं 39.93% किसका आता है? छत्तीसगढ़ का। बोर्ड की एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि भारत के अंदर सबसे कम गरीबी वाला राज्य गोवा और सबसे अधिक गरीबी वाला राज्य छत्तीसगढ़। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों अब हम सापेक्ष गरीबी की चर्चा करेंगे। हमारा निरपेक्ष गरीबी का पॉइंट यहाँ पे पूरा हो गया। सापेक्ष गरीबी में क्या है कि निरपेक्ष गरीबी की संकल्पना में आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, निरपेक्ष गरीबी की संकल्पना में आधारभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक न्यूनतम उपभोग खर्च को ध्यान में लिया जाता है। ठीक है, सापेक्ष गरीबी की संकल्पना में समाज में रहने वाले अलग अलग वर्गों के बीच हुई आय के असमान वितरण को ध्यान में लिया जाता है। ध्यान से देखिए, सापेक्ष गरीबी की संकल्पना में मतलब उसकी परिभाषा में क्या है? समाज में रहने वाला अलग अलग वर्गों के बीच हुई आय का असमान वितरण को ध्यान में लिया जाता है। कैसे? देखिए, सामान्य रूप से प्रत्येक अर्थतंत्र में आय के वितरण में असमानता देखने को मिलती है। प्रत्येक अर्थतंत्र में आय की असमानता देखने को मिलेगी। अगर हम खेती की बात करें तो प्रत्येक खेत को समान आय नहीं प्राप्त होता, प्रत्येक किसान को समान आय नहीं प्राप्त होती है। जिसके पास खेत अधिक, उसके पास टेक्नोलॉजी अधिक, तो अधिक टेक्नोलॉजी के कारण वह अधिक फसल का उत्पादन करता है, अधिक फसल का विक्रय करता है और अधिक आय प्राप्त करता है। अब जिस किसान के पास खेत की मात्रा कम, उसके पास साधन कम, कम साधन से उत्पादन कम, कम उत्पादन से विक्रय कम, कम विक्रय से आय कम। तो ये अंतर, उसी तरीके से कारखाना, फैक्ट्री, जो सेवा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र हैं, द्वितीय क्षेत्र हैं, उन सब में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो कम आय वाला वर्ग अधिक आय वाले वर्ग की तुलना में सापेक्ष गरीब कहलाता है। ये परिभाषा है। कम आय वाला वर्ग अधिक आय वाले वर्ग की तुलना में क्या कहलाता है? सापेक्ष गरीब कहलाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, सापेक्ष गरीबी के अध्ययन हेतु समाज के लोगों को, किसको? समाज के लोगों को अलग अलग आय वर्गों में विभाजित करके आय के वितरण की असमानता के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? असमानता में वितरण किया जाता है। अब यहाँ पर एक उदाहरण लिया गया है कि एक समूह है कि एक समूह दूसरे समूह से कितना समृद्ध है, कितना धनी है या कितना गरीब है, इसकी तुलना करने के लिए सापेक्ष गरीब
पता चलता है। अब ये समूह देखिए आप, यहाँ पर एक समूह की चर्चा की गई, ध्यान से देखिए। ये समूह है, ये आय समूह रुपया में दिया गया। समूह ए जो है उसकी आय 0 से 30,000 रुपया है। ध्यान से देखिएगा, समूह ए की आय 0 से 30,000 रुपया है, जबकि समूह बी की आय 30,000 रुपये से 1 लाख रुपए है। समूह सी की आय 1 लाख से 3 लाख है और समूह डी की आय 3 लाख से 10 लाख है। इस तरह से लास्ट समूह ई की जो आय है 10 लाख से अधिक है। तो अब आपने विद्यार्थी मित्रों यहाँ पे 1 2 3 4 5 समूह देखा, ठीक है। तो मैंने आपको अभी यहाँ पे परिभाषा बताया था कि कम आय वाला वर्ग अधिक आय वाले वर्ग की तुलना में सापेक्ष गरीब कहलाता है। तो अब आप देखिए, यहाँ पे 5 वर्ग आपने देखा। तो अगर हम खाली ए की बात करें तो बी सी डी ई की तुलना में ये सापेक्ष गरीब है। क्यों? क्योंकि इसकी आय जो है इन चारों से बहुत कम है। अगर मैं खाली ए और बी की बात करूं तो सी डी ई से ए और बी सापेक्ष गरीब हैं, क्योंकि इसकी देखो आय जो है वह इन दोनों से ज़्यादा अधिक है। ये दो इनसे गरीब हैं। अगर मैं ए बी सी तीनों की बात करूं तो ए बी सी जो है डी और ई से सापेक्ष गरीब हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए, यहाँ से 3 लाख की आय शुरू होती है, यहाँ 10 लाख, यहाँ 3 लाख पे ख़त्म होती है। ये तीनों इन दोनों से गरीब हैं। अब अगर मैं ए बी सी और डी को ले लेता हूँ एक साथ में, तो इन चारों, ये जो चारों हैं ये ई की तुलना में सापेक्ष गरीब हैं। क्यों? क्योंकि इसकी आय 10 लाख से अधिक है। तो आपने जो परिभाषा देखा कि कम आय वाला वर्ग अधिक आय वाले वर्ग की तुलना में सापेक्ष गरीब कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देखने को मिला। अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक दूसरा उदाहरण देता हूँ, आप उसे ध्यान से देखिए। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे एक ए व्यक्ति है, यहाँ पे एक बी व्यक्ति है, यहाँ पे एक सी व्यक्ति है। तो ए व्यक्ति की आय जो है वह 25,000 रुपये है, बी व्यक्ति की जो आय है वह 50,000 रुपये है और सी व्यक्ति की जो आय है वह 1 लाख रुपये है। हमने परिभाषा क्या देखा कि कम आय वाला वर्ग अधिक आय वाले वर्ग की तुलना में सापेक्ष गरीब है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ए व्यक्ति है इसकी आय 25,000 है, तो इन दोनों की तुलना में क्या है, सापेक्ष गरीब है। अब यहाँ पर अगर मैं ए और बी को साथ में जोड़ देता हूँ तो तो ए और बी सी की तुलना में क्या है, सापेक्ष गरीब है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। क्यों? परिभाषा को हमें ध्यान में रखना है, कम आय वाला वर्ग अधिक आय वाले वर्ग की तुलना में सापेक्ष गरीब कहलाता है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, सापेक्ष गरीबी या आय की असमानता मापने के लिए सामान्य रूप से आय समूहों की रचना किसने की? लोरेंज वक्र गिनी गुणोत्तर। देखो, लोरेंज वक्र और गिनी गुणोत्तर जैसी पद्धतियों का उपयोग होता है। अगर आपको सापेक्ष गरीबी या आय की असमानता मापनी हो तो क्या करना होगा? उसके लिए क्या है, आय समूह की रचना लोरेंज वक्र और गिनी गुणोत्तर जैसी पद्धतियों का उपयोग करना पड़ता है। धन्यवाद।